सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो में इतिहास जो क्लास 10th का है उसमें VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन है बिहार बोर्ड के द्वारा जो इतिहास में पूछा जाता है उन सभी क्वेश्चन को देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि इटली के एकीकरण में काबूल और गरिबाल्दी के योगदानों का उल्लेख करें। पहला क्वेश्चन यही है कि इटली के एकीकरण में काबूल और गरिबाल्दी का क्या उल्लेख था, इसको आपको बताना है। तो इसको लिख सकते हैं आप इस तरह से उत्तर में कि इटली के एकीकरण में मेजनी, काबूल और गरिबाल्दी के सतत प्रयासों से ही हुआ था। इटली का जो एकीकरण था वो मेजनी, काबूल और गरिबाल्दी के सतत प्रयासों से ही हुआ था। उसके बाद हमें काबूल और गरिबाल्दी का योगदान बताना है। तो यहाँ पर बारी बारी से यहाँ पर दिया गया है कि सबसे पहले इटली के एकीकरण में काबूल का जो योगदान था उसको दिया गया है। तो काबूल का मानना था कि सार्डिनिया के नेतृत्व में ही इटली का एकीकरण संभव था। उसने प्रयास आरंभ कर दिए थे। विक्टर एमेनुअल के प्रधानमंत्री के रूप में उसने इटली के एकीकरण की आर्थिक और सैनिक शक्ति सुदृढ़ की। पेरिस शांति सम्मेलन में उसने इटली की समस्या को यूरोप का प्रश्न बना दिया। 1859 में फ्रांस की सहायता से ऑस्ट्रिया को पराजित कर उसने लोम्बार्डी पर अधिकार कर लिया तथा मध्य इटली स्थित अनेक राज्यों को भी सार्डिनिया में मिला लिया। इस प्रकार से इटली के एकीकरण में काबूल का योगदान है। इसके बाद जो गैरिबाल्डी का योगदान था उसको भी आपको लिखना है। तो इटली के एकीकरण में गैरिबाल्डी का योगदान, उसका मानना था कि युद्ध के बिना इटली का एकीकरण नहीं होगा, इसलिए उसने आक्रामक नीति अपनाई। लाल कुर्ती और स्थानीय किसानों की सहायता से उसने सिसिली और नेपल्स पर अधिकार कर लिया। उसने सार्डिनिया में मिला लिया। वह पोप के राज्य पर भी आक्रमण करना चाहता था, परंतु काबूल ने इसकी अनुमति उसे नहीं दी। इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं। 2 नंबर प्रश्न है कि जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की भूमिका का वर्णन करें। तो जर्मनी के एकीकरण में जो बिस्मार्क की भूमिका है उसको आप इस प्रकार से लिख सकते हैं कि फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ की मृत्यु के बाद प्रसा का शासक यानी राजा विलियम प्रथम बना। वह राष्ट्रवादी था तथा प्रसा के नेतृत्व में जर्मनी का एकीकरण करना चाहता था। विलियम जानता था कि ऑस्ट्रिया और फ्रांस को पराजित किए बिना जर्मनी का एकीकरण संभव नहीं है, अतः उसने 1862 ईस्वी में ओटोवान बिस्मार्क को अपना चांसलर यानी प्रधानमंत्री नियुक्त किया। बिस्मार्क प्रख्यात राष्ट्रवादी और कूटनीतिज्ञ था। जर्मनी के एकीकरण के लिए वह किसी भी कदम को अनुचित नहीं मानता था। उसने जर्मनी राष्ट्रवादियों के सभी समूहों से संपर्क स्थापित कर उन्हें अपना प्रभाव में लाने का प्रयास किया। बिस्मार्क का मानना था कि जर्मनी की समस्या का समाधान बौद्धिक भाषणों से नहीं, आदर्शवादों से नहीं, परंतु प्रसा के नेतृत्व में रक्त और लौ को नीति अपनाने से होगा। 1871 ईस्वी में फ्रैंकफर्ट की संधि द्वारा दक्षिणी राइन ने उत्तर जर्मन महासंघ को मिला राइन है यहाँ पर राइन महासंघ को मिलाया। अंततोगत्वा जर्मनी 1871 ईस्वी में एकीकृत राष्ट्र के रूप में यूरोप का मानचित्र पर उभर कर सामने आया। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की जो भूमिका थी अहम है। जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की भूमिका अहम थी। इस प्रकार यहाँ का एक लाइन कट गया है, इसको आप उसमें ऐड कर सकते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 3 नंबर। ये सभी जो क्वेश्चन है ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही VVI प्रश्न है। जितना भी हम क्वेश्चन अभी आपको दिखा रहे हैं इन सभी प्रश्नों को आप जरूर कॉपी में अच्छे से नोट कर लेंगे। इसके बाद जो अगला प्रश्न है कि वियना कांग्रेस का जो सम्मेलन आयोजन किया गया था इसकी क्या उपलब्धियां थी। तो वियना कांग्रेस का उद्देश्य नेपोलियन द्वारा यूरोप की राजनीति में लाए गए परिवर्तनों को समाप्त करना, गणतंत्र एवं प्रजातंत्र की भावना का विरोध करना और पुरातन व्यवस्था की पुनर्स्थापना करना था। इसके द्वारा निम्नलिखित परिवर्तन किए गए। पहला प्रयास था कि फ्रांस को नेपोलियन द्वारा विजित क्षेत्रों को वापस लौटाने को कहा गया। दूसरा था कि प्रसा को उसकी पश्चिमी सीमा पर नए महत्वपूर्ण क्षेत्र दिए गए। इटली को अनेक छोटे छोटे राज्यों में विभक्त कर दिया गया। अगला इसका उपलब्धि था यानी प्रयास था कि रूस को पोलैंड का एक भाग बना दिया गया। अगला था ब्रिटेन को अनेक क्षेत्र दिए गए। छठा जो था जर्मन महासंघ को ऑस्ट्रिया पर प्रभाव स्थापित किया गया।
और जो 7वां था कि नेपोलियन द्वारा पराजित राजवंशों की पुनर्स्थापना की गई। इस प्रकार से वियना कांग्रेस में प्रतिक्रियावादी शक्तियों की विजय हुई। फ्रांसीसी क्रांति की उपलब्धियों को तिलांजलि दे दी गई। इस प्रकार से वियना कांग्रेस की आप उपलब्धि को लिख सकते हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे और इसे दोस्तों के पास जरूर शेयर करेंगे और लाइक भी करना ना भूलेंगे। इसके बाद जो 4 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रवाद के उदय के कारण एवं प्रभाव की विवेचना। राष्ट्रवाद के कारण एवं प्रभाव की चर्चा करना है। तो कारण में आप लिख सकते हैं कि कारण यूरोप में राष्ट्रीयता की भावना को 1789 की फ्रांसीसी क्रांति तथा नेपोलियन की विजयों ने बढ़ावा दिया। फ्रांसीसी क्रांति ने कुलीनवर्ग के हाथों से राजनीतिक को सर्वसाधारण एवं मध्यम वर्ग तक पहुंचा दिया। नेपोलियन ने विजित राज्यों में राष्ट्रवादी भावना को जागृत कर दी। साथ ही नेपोलियन के युद्धों और विजयों से अनेक राष्ट्रों में फ्रांसीसी आधिपत्य के विरुद्ध आक्रोश पनपा, जिससे राष्ट्रवाद का विकास हुआ। प्रभाव में 18वीं जो सदी थी एवं 19वीं शताब्दियों में यूरोप में जिस राष्ट्रवाद की लहर चली उसके व्यापक और दूरगामी प्रभाव यूरोप और विश्व पर पड़े, जो निम्नलिखित थे। तो पहला इसका प्रभाव था कि राष्ट्रीयता की भावना से प्रेरित होकर अनेक राष्ट्रों में क्रांतियां और आंदोलन हुए। इसके फलस्वरूप अनेक राष्ट्रों का उदय हुआ, जैसे इटली और जर्मनी के एकीकृत राष्ट्र। इसके बाद जो 2 नंबर था, आप 2 नंबर को लिख सकते हैं कि यूरोपीय राष्ट्रवाद के विकास का प्रभाव एशिया और अफ्रीका में भी पड़ा। यूरोपीय उपनिवेशों के आधिपत्य के विरुद्ध वहां भी औपनिवेशिक शासन से मुक्ति के लिए राष्ट्रीय आंदोलन आरंभ हो गए। और जो 3 नंबर था, इसका कारण प्रभाव, राष्ट्रवाद के विकास ने प्रतिक्रियावादी शक्तियों और निरंकुश शासकों का प्रभाव कमजोर कर दिया। इस प्रकार से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। इसके बाद जो 5वां प्रश्न है कि राष्ट्रपति निक्सन, जो अमेरिकी राष्ट्रपति निक्सन थे, कि हिंद चीन में शांति के संबंध में 5 जो सूत्री योजना थी उसका क्या प्रभाव पड़ा, उसको आपको बताना है। तो अमेरिकी राष्ट्रपति जो निक्सन थे उन्होंने क्या किया था, तो आपको उसको लिखना है। तो अमेरिकी वियतनाम युद्ध में अमेरिकी अत्याचार की आलोचना पूरे विश्व में होने लगी। अमेरिकी राष्ट्रपति निक्सन ने हिंद चीन में शांति के लिए 5 योजना का घोषणा किए थे, जो निम्नलिखित हैं। पहला घोषणा था कि हिंद चीन की सभी सेनाएं युद्ध बंद कर यथास्थान पर रहें। 2 नंबर था कि युद्ध विराम की देखरेख अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षक करेंगे। 3 नंबर जो था, इस दौरान कोई भी देश अपनी शक्ति बढ़ाने का प्रयास नहीं कर पाएगा। 4 नंबर जो था कि युद्ध विराम के दौरान सभी तरह की लड़ाइयाँ बंद रहेंगी। और 5वां था कि युद्ध का अंतिम तथा लक्ष्य समूचे हिंद चीन में संघर्ष का अंत हो जाएगा। इसके बाद इसका जो प्रभाव था इसको भी आपको लिखना है। तो प्रभाव में हम लिख सकते हैं कि राष्ट्रपति निक्सन के इस शांति प्रस्ताव को स्वीकार कर दिया गया। निक्सन को पुनः 8 सूत्री योजना रखी, जिसे भी सोवियत संघ ने भी अपना प्रभाव बढ़ाना आरंभ कर दिया। 27 फरवरी हस्ताक्षर हो गया। इस तरह से अमेरिका के साथ चला आ रहा यह युद्ध समाप्त हो गया एवं अप्रैल 1975 में दक्षिणी एवं उत्तरी वियतनाम का एकीकरण हो गया। इस प्रकार से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। जितने भी क्वेश्चन हमने आपको करवा रहे हैं ये सभी एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप इसे जरूर कॉपी में नोट करके याद कर लेंगे। 6 नंबर प्रश्न, कार्ल मार्क्स की जीवनी एवं सिद्धांतों का वर्णन करें। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन बिहार बोर्ड के द्वारा बार बार पूछा जाता है। तो कार्ल मार्क्स का जो जन्म था 5 मई 1818 को जर्मनी के राइन प्रांत के ट्रियर नामक नगर में एक यहूदी परिवार में हुआ था। वह समाजवादी विचारधारा को आगे बढ़ाने में कार्ल मार्क्स की महत्वपूर्ण भूमिका है। कार्ल मार्क्स पर रूसो, मॉन्टेस्क्यू, हीगेल के विचारधारा का गहरा प्रभाव था। मार्क्स और एंगल्स ने मिलकर 1848 ईस्वी में कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो अथवा साम्यवाद घोषणा पत्र प्रकाशित किया। मार्क्स ने पूंजीवाद की घोर भर्त्सना की और श्रमिकों को हक की बात उठाई। मजदूरों को अपने हक के लिए लड़ने को उसने प्रेरित किया। मार्क्स ने 1867 में दास कैपिटल नामक पुस्तक की रचना किया, जिसे समाजवादियों का बाइबिल कहा जाता है। ये आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी यहाँ से हो सकता है। मार्क्सवाद दर्शन साम्यवाद के नाम से विख्यात हुए। इसके अलावा आपको इसका सिद्धांत लिखना है। मार्क्सवाद के क्या सिद्धांत थे, तो मार्क्सवाद के सिद्धांत थे यहाँ पर दिया गया है
पहला है कि द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत, दूसरा था वर्ग संघर्ष का सिद्धांत, तीसरा था इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या, चौथा था मूल्य एवं अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत, और जो पांचवा था राज्यहीन व वर्गहीन समाज की स्थापना। इस प्रकार हमने आपको करा दिया है कि कार्ल मार्क्स के क्या सिद्धांत थे और उसके जीवनी क्या थे। तो आपको अच्छे से क्या करना है, नोट करके याद करना है। साम्यवाद के जनक कौन थे? साम्यवाद एवं साम्यवाद में, समाजवाद और साम्यवाद में अंतर स्पष्ट करें। तो साम्यवाद के जनक फ्रेडरिक एंगल्स तथा कार्ल मार्क्स थे। समाजवाद एक ऐसी विचारधारा है जिसने आधुनिक काल में समाज को एक नया रूप प्रदान किया। औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप समाज में पूंजीवादी वर्गों द्वारा मजदूरों का शोषण अपने चरमोत्कर्ष पर था। उन्हें इस शोषण के विरुद्ध आवाज उठाने तथा वर्गहीन समाज करने में समाजवादी विचारधारा ने अग्रणी भूमिका अदा की। इसके बाद समाजवाद उत्पादन में मुख्यतः निजी स्वामित्व की जगह सामूहिक स्वामित्व या धन समान वितरण पर जोर देते थे। यह एक शोषण उन्मुक्त समाज की स्थापना करना चाहता था। आरंभिक समाजवादियों ने सेंट साइमन, चार्ल्स फूरिये, लुई ब्ला तथा रॉबर्ट ओवेन के नाम से विशेष रूप से उल्लेखनीय है। आप इसके अलावा लिख सकते हैं कि ये सभी समाजवादी उच्च वर्ग एवं व्यवहारिक आदर्शों से प्रभावित होकर वर्ग संघर्ष की नहीं बल्कि वर्ग समन्वय की बात करते थे। दूसरे प्रकार के समाजवादियों में फ्रेडरिक एंगल्स, कार्ल मार्क्स और उनके बाद के चिंतक साम्यवादी कहलाए। ये लोग समन्वय के स्थान पर वर्ग संघर्ष की बात की। इन लोगों ने समाजवाद की एक नई व्याख्या प्रस्तुत की जिसे वैज्ञानिक समाजवाद कहा जाता है। मार्क्सवादी दर्शन साम्यवाद के नाम से विख्यात हुआ। मार्क्स का मानना था कि मानव इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है। इसके अलावा आप ये भी लिख सकते हैं कि इतिहास उत्पादन के साधनों पर नियंत्रण के लिए दो वर्ग के बीच चल रहे निरंतर संघर्ष की कहानी भी है। इसके बाद जो 8 नंबर प्रश्न है, लेनिन की नई आर्थिक नीति से आप क्या समझते हैं, इसको लिखना है। ये भी आपका रिपीटेड क्वेश्चन है, बिहार बोर्ड के द्वारा पूछा जाता है। लेनिन एक स्वप्नदर्शी विचारक नहीं बल्कि वह एक कुशल सामाजिक चिंतन एवं व्यवहारिक राजनीतिज्ञ था। उसने यह स्पष्ट देखा कि तत्काल पूरी तरह समाजवादी व्यवस्था लागू करना या इसके साथ सारी पूंजीवादी दुनिया से टकराना संभव नहीं है, जैसा कि ट्रॉट्स्की चाहता था। इसलिए 1921 में उसने एक नई नीति की घोषणा की जिसमें मार्क्सवादी मूल्यों से कुछ हद तक समझौता करना पड़ा। नई आर्थिक नीति की प्रमुख बातें निम्नलिखित थी। तो उनको आप लिख सकते हैं कि प्रथम बात जो था कि किसानों से अनाज लेने के स्थान पर एक निश्चित कर लगाया गया। बचा हुआ अनाज किसान का था, वह इसका मनचाहा इस्तेमाल कर सकता था। 2 नंबर था, यद्यपि यह सिद्धांत कायम रखा गया कि जमीन राज्य की है, पर फिर भी व्यवहार में जमीन किसान की ही हो गई। इसके बाद 3 नंबर था कि 20 से कम कर्मचारियों वाले उद्योगों का व्यक्तिगत रूप से चलाने का अधिकार मिल गया। 5वां जो था कि उद्योगों का विकेंद्रीकरण कर दिया गया। निर्णय और क्रियान्वयन के बारे में विभिन्न इकाइयों को काफ़ी छूट दी गई। इसके बाद 5वां जो था, विदेशी पूंजी भी सीमित तौर पर आमंत्रित की गई। और इसका जो 7वां यानी कि 6ठा था कि व्यक्तिगत संपत्ति और जीवन की बीमा भी राजकीय एजेंसी द्वारा शुरू किया जाएगा। इसके बाद और 7वां था, विभिन्न स्तरों पर बैंक खोले गए। और जो इसका लास्ट था कि ट्रेड यूनियन की अनिवार्य सदस्यता समाप्त कर दी गई। लेनिन की नई आर्थिक नीति द्वारा उत्पादन की कमी को नियंत्रित किया गया तथा यह रूस की अर्थव्यवस्था में सुधार हुआ। इस प्रकार से आप लेनिन की नई आर्थिक नीति के बारे में लिख सकते हैं। जो 9 नंबर प्रश्न है, अमेरिकी वियतनामी युद्ध में हो ची मिन्ह भूल भुलैया मार्ग की क्या भूमिका थी। ये आपका मस्ट VBI क्वेश्चन है, इसको आप जरूर याद करेंगे लिख करके। तो इसको आप लिख सकते हैं कि अमेरिकी वियतनाम युद्ध में हो ची मिन्ह मार्ग की काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका थी। यद्यपि अमेरिकी फौज ने इस मार्ग को बाधित करने तथा उसे नष्ट करने में काफ़ी प्रयास किया। इस मार्ग पर बम भी बरसाए गए, परंतु वियतनामियों ने मार्ग को बनाए रखा। इसको क्षतिग्रस्त होने पर इसकी तत्काल मरम्मत कर ली होती थी। उत्तर में दक्षिण वियतनाम तक सैनिक साजो सामान और रसद पहुंचाने के लिए वियतनामी द्वारा हो ची मिन्ह भूल भुलैया मार्ग का सहारा लिया गया। यह मार्ग वियतनाम के बाहरी इलाकों में लाओस और कंबोडिया होता हुआ ऊनी वियतनाम से दक्षिणी वियतनाम पहुंचता था।
इसके बाद आप लिख सकते हैं अनुमानतः प्रति माह 20,000 उत्तरी वियतनाम के योद्धा इस मार्ग द्वारा दक्षिणी वियतनाम पहुंचते थे। इस मार्ग में स्थान स्थान पर विद्रोही वियतनामियों ने सैनिक छावनियां और युद्ध में घायलों की चिकित्सा के लिए चिकित्सालय बनवा रखे थे। इसी मार्ग द्वारा रसद और अन्य आवश्यक सामग्रियां भेजी जाती थी। ज़्यादातर सामानों की ढुलाई महिला कूली करती थी। इस मार्ग पर नियंत्रण करने के उद्देश्य से अमेरिकी, लाओस और कम्बोडिया। 10 नंबर प्रश्न है कि कम्बोडिया के इतिहास में नरोत्तम सिंहनुक की भूमिका का उल्लेख करें। लाओस, इसका आंसर में है कि लाओस के समान में कम्बोडिया को भी 1954 में जिनेवा समझौता के अनुसार स्वतंत्रता मिली। कम्बोडिया में नरोत्तम सिंहनुक को शासक बनाया गया। उसने तटस्थतावादी नीति अपनाई तथा वामपंथियों एवं दक्षिणपंथियों के संघर्ष से अपने को अलग रखा। अमेरिका ने उसे अपने प्रभाव में लाने का प्रयास किया तथा थाईलैंड ने कम्बोडिया पर अशांति फैलाने की कोशिश की। अतः सिंहनुक ने चीन और जर्मनी से संबंध बढ़ाए। इससे कुपित होकर अमेरिका ने कम्बोडिया पर बमबारी की और 1970 में दक्षिणपंथियों की सहायता से पदच्युत कर दिया। सिंहनुक ने पेकिंग में अपने सरकार बनाई तथा दक्षिणपंथी शासक लोन के विरुद्ध संघर्ष आरंभ कर दिया। नोल की सहायता से अमेरिका ने सेना भेज दी। 1975 में सिंहनुक की लाल खमेर सेना ने राजधानी नाम पेन पर अधिकार कर लिया। स्वदेश लौटकर सिंहनुक 1975 में राष्ट्राध्यक्ष बने और 1978 में उन्होंने राजनीति से संन्यास ले लिया। इसके बाद जो अगला प्रश्न है 11 नंबर कि वियतनाम में स्वतंत्रता संग्राम में हो ची मिन्ह का योगदान का मूल्यांकन करें। तो वियतनाम में स्वतंत्रता के नेता ही हो ची मिन्ह थे। उनका मूल नाम न्युगेन सिंह कुंग था। वे गुयेन आई क्वक के नाम से जाने जाते थे। उनका जन्म 19 मई 1890 के मध्य वियतनाम के एक गांव के गरीब परिवार में हुआ था। उन्होंने पेरिस और मॉस्को में शिक्षा ग्रहण की। वे मार्क्सवादी विचारधारा से गहरे रूप से प्रभावित थे। उनका मानना था कि संघर्ष के बिना वियतनाम को आज़ादी नहीं मिल सकती है। फ्रांस में रहते हुए 1971 में उन्होंने वियतनामी साम्यवादियों का एक गुट बनाया। लेनिन द्वारा कॉमिंटन की सहायता के बाद वे इसके सदस्य बन गए। साम्यवाद से प्रेरित होकर 1925 में उन्होंने वियतनामी क्रांतिकारी दल का गठन किया। फरवरी 1930 में हो ची मिन्ह ने वियतनाम के विभिन्न समूहों के राष्ट्रवादियों को एकजुट किया। स्वतंत्रता संघर्ष प्रभावशाली ढंग से चलाने के लिए उन्होंने 1930 में वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी, जिसका नाम हम अगला कह सकते हैं अन्य नाम वियतनाम कांग सांग देंग, की स्थापना की। यह दल उग्र विचारधारा का समर्थक था। इस दल का नाम बाद में बदलकर इंडो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी कर दिया गया। इसी दल के अधीन और हो ची मिन्ह के नेतृत्व में वियतनाम ने स्वतंत्रता प्राप्त की। इस प्रकार से इसका आप उत्तर लिख सकते हैं। अगला प्रश्न 12 नंबर है कि हिंद चीन उपनिवेश स्थापना का उद्देश्य क्या था। जो हिंद चीन में उपनिवेश की स्थापना की गई थी उसका उद्देश्य क्या था। अथवा इसको आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं क्वेश्चन के रूप में कि हिंद चीन में फ्रांसीसियों द्वारा उपनिवेश के स्थापना के किन्हीं 3 उद्देश्यों का उल्लेख करें। तो इसका आंसर होगा कि फ्रांस द्वारा हिंद चीन में उपनिवेश स्थापना के उद्देश्य इस प्रकार है। तो पहला है व्यापारिक प्रतिस्पर्धा। तो फ्रांस द्वारा हिंद चीन में उपनिवेश की स्थापना का मुख्य उद्देश्य डच एवं ब्रिटिश कंपनियों के व्यापारिक प्रतिस्पर्धा का सामना करना था। भारत में फ्रांसीसी पिछड़े रहते थे तथा चीन में उनके व्यापारिक प्रतिद्वंदी मुख्यतः अंग्रेज थे। अतः सुरक्षात्मक आधार के रूप में उन्होंने हिंद चीन का क्षेत्र उचित लगा, जहाँ से वे भारत एवं चीन के दोनों तरफ कठिन परिस्थितियों को संभाल सकते थे। इसके बाद जो 2 नंबर में है कच्चे माल तथा बाजार की उपलब्धता। तो औद्योगिक क्रांति के बाद विभिन्न उद्योगों के सुचारू रूप से चलाने के लिए भारी मात्रा में कच्चा माल तथा तैयार उत्पादों की खपत हेतु बाजार की आवश्यकता थी। अतः इन दोनों आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उपनिवेश की स्थापना आवश्यक हो गई थी। इसके अलावा आप 3 नंबर लिख सकते हैं कि गोरे होने का दायित्व। यूरोपीय गोरे लोगों की यह स्वघोषित दायित्व था कि वे पिछड़े काले लोगों को समाज को सभ्य बनाए। वे ईश्वर प्रदत्त गोरे होने का दायित्व। यूरोपीय लोगों को यह स्वघोषित दायित्व था कि वे पिछड़े काले लोगों को समाज को सभ्य बनाए।
वे ईश्वर प्रदत्त दायित्व समझते थे। इसके अतिरिक्त कैथोलिक धर्म का प्रचार भी उपनिवेश का स्थापना का एकमात्र उद्देश्य रह गया था। इस प्रकार से आप इसका आंसर दे सकते हैं। अगला 13 नंबर प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी जी के योगदान का विवेचना करें। ये क्वेश्चन भी आई है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में 1919 से 1947 तक काल गांधी युग का काल के नाम से जाना जाता है। राष्ट्रीय आंदोलन को गांधी जी ने एक नई दिशा दिया। सत्य, अहिंसा, सत्याग्रह का प्रयोग कर गांधी जी भारतीय राजनीति में छा गया। इन्हीं आस्था का सहारा लेकर वे औपनिवेशिक सरकार के विरुद्ध राष्ट्रीय आंदोलन के जन आंदोलन में परिवर्तित कर दिया। 1917 से 18 में उन्होंने चंपारण, खेड़ा, अहमदाबाद में सत्याग्रह का सफल प्रयोग किया। 1920 में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन आरंभ किया, जिसमें बहिष्कार, स्वदेशी तथा रचनात्मक कार्यक्रमों पर बल दिया गया। 1930 में गांधी जी ने सरकारी नीतियों के विरुद्ध दूसरा व्यापक आंदोलन सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ किया। इसका आरंभ उन्होंने 12 मार्च 1930 को दांडी यात्रा से किया। गांधी जी का 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन था, जिसमें उन्होंने लोगों को प्रेरित करते हुए करो या मरो का मंत्र दिया। गांधी जी के सतत प्रयत्नों के परिणाम स्वरूप ही 15 अगस्त 1947 को भारत का आज़ादी प्राप्त हुई। वे एक राजनीतिक नेता के साथ साथ प्रबुद्ध चिंतन, समाज सुधारक एवं हिंदू मुस्लिम एकता का प्रबल समर्थक थे। इस प्रकार से आप इसका उत्तर दे सकते हैं। 14 नंबर प्रश्न है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के कारणों की विवेचना करें। ये भी BBI प्रश्न है 5 नंबर में, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। ब्रिटिश औपनिवेशिक सत्ता के खिलाफ गांधी जी के नेतृत्व में 1930 ईस्वी में शुरू किया गया सविनय अवज्ञा आंदोलन महत्वपूर्ण कारण निम्नलिखित थे। पहला कारण था कि साइमन कमीशन। सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में बनाया गया यह 7 सदस्यीय आयोग था, जिसके सभी सदस्य अंग्रेज थे। भारत में साइमन कमीशन के विरुद्ध का मुख्य कारण कमीशन में एक भी भारतीय का नहीं होना, रखा जाना तथा भारत के स्वशासन के संबंध में निर्णय विदेशियों द्वारा किया जाना था। 2 नंबर इसका कारण था कि नेहरू रिपोर्ट। कांग्रेस ने फरवरी 1928 में दिल्ली में एक सर्वदलीय सम्मेलन का आयोजन किया। समिति के ब्रिटिश सरकार ने इसे डोमिनियन स्टेट की दर्जा देने की मांग की। यद्यपि नेहरू रिपोर्ट स्वीकृत नहीं हो सका, लेकिन सांप्रदायिकता की भावना उभरकर सामने आई, अतः गांधी जी ने इससे निपटने के लिए सविनय अवज्ञा आंदोलन का कार्यक्रम पेश किया। 3 नंबर इसका कारण था विश्वव्यापी आर्थिक मंदी। 1929 से 30 की विश्वव्यापी आर्थिक मंदी का प्रभाव भारत की अर्थव्यवस्था पर बुरा पड़ा। भारत की निर्यात कम हो गई। इसके अलावा लेकिन अंग्रेजों ने भारत से धन निष्कासन बंद नहीं किया। पूरे देश का वातावरण सरकार के खिलाफ था। इस प्रकार सविनय अवज्ञा आंदोलन हेतु एक उपयुक्त अवसर दिखाई पड़ा। 4 नंबर जो कारण था समाजवाद का बढ़ता प्रभाव। इस समय कांग्रेस के युवा वर्गों के बीच मार्क्सवाद एवं समाजवादी विचार तेजी से फैल रहे थे। इसकी अभिव्यक्ति अंग्रेज के अंदर वामपंथी के उदय के रूप में हुई। वामपंथी दबाव को संतुलित करने के लिए आंदोलन के एक नए कार्यक्रम की आवश्यकता थी। इसके बाद 5 नंबर जो कारण था क्रांतिकारी आंदोलन का उभार। इस समय भारत की स्थिति विस्फोटक थी। मेरठ षड्यंत्र केस, लाहौर षड्यंत्र केस ने सरकार विरोधी विचारधारा को उग्र बना दिया। बंगाल में भी क्रांतिकारी गतिविधियां एक बार फिर उभरी। 6ठा इसका कारण लिख सकते हैं पूर्ण स्वराज की मांग। दिसंबर 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई। 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा के साथ ही पूरे देश में उत्साह की एक नई लहर जागृत हुई। इसके बाद जो 7वां और लास्ट अंतिम कारण इसका लिख सकते हैं आप कि गांधी का समझौतावादी रुख। गांधी जी का समझौतावादी रुख। आंदोलन आरंभ करने के पूर्व गांधी ने वायसराय लॉर्ड इरविन के समक्ष अपनी 11 सूत्री मांग रखा, परंतु इरविन ने मांग मानना तो दूर गांधी से मिलने से भी इनकार कर दिया। सरकार का दमन चक्र तेजी से चलता गया, अतः बाध्य होकर गांधी जी ने अपना आंदोलन दांडी मार्च आरंभ कर दिया, जिसे सविनय अवज्ञा आंदोलन के नाम से जाना जाता है। इसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन है, यह सहयोग आंदोलन के कारण एवं परिणामों का वर्णन करें। तो महात्मा गांधी के नेतृत्व में आरंभ किया गया प्रथम जन आंदोलन असहयोग आंदोलन था। इस आंदोलन के प्रमुख कारण निम्नलिखित थे। BBA प्रश्न है। पहला कारण था रॉलेट कानून। पहला कारण के रूप में है रॉलेट कानून।
1919 में न्यायाधीश सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में रॉलेट कानून, जिसे क्रांतिकारी एवं अराजकता अधिनियम भी कहा जाता है, बना। इसके अनुसार किसी भी व्यक्ति को बिना कारण तहत बताए गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया जा सकता था। इसके खिलाफ वह कोई भी अपील नहीं कर सकता था। इसके बाद जो अगला कारण है जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को एक बैसाखी मेले के अवसर पर पंजाब के जलियांवाला बाग में सरकार की दमनकारी नीति के खिलाफ लोग एकत्रित हुए थे। जनरल डायर के द्वारा वहां पर निहत्थी जनता पर गोली चलाकर हजारों लोगों की जान ले ली गई। गांधी जी ने इस पर काफी प्रतिक्रिया व्यक्त किया। इसके बाद 3 नंबर इसका कारण लिख सकते हैं खिलाफत आंदोलन। इसी समय खिलाफत का एक मुद्दा सामने आया। गांधी जी ने इस आंदोलन को अपना समर्थन देकर हिंदू मुस्लिम एकता स्थापित करने और एक बड़ा सशक्त अंग्रेजी राज विरोधी असहयोग आंदोलन आरंभ करने का निर्णय लिया। इसका परिणाम है कि 5 फरवरी 1922 में गोरखपुर के एक चौरी चौरा नामक स्थान पर हिंसक भीड़ द्वारा थाने पर आक्रमण कर 22 पुलिसकर्मियों की हत्या कर दी गई, जिससे नाराज होकर गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को तत्काल बंद करने की घोषणा की। असहयोग आंदोलन का व्यापक प्रभाव पड़ा। असहयोग आंदोलन के अचानक स्थगित हो जाने और गांधी जी की गिरफ्तारी के कारण खिलाफत के मुद्दे का अंत हो गया। हिंदू मुस्लिम एकता भंग हो गई। संपूर्ण भारत में सांप्रदायिकता का बोलबाला हो चुका। न ही स्वराज की प्राप्ति हुई और न ही पंजाब के अन्यायों का निवारण हुआ। असहयोग आंदोलन के परिणाम स्वरूप ही मोतीलाल नेहरू तथा चित्तरंजन दास के द्वारा स्वराज पार्टी की स्थापना हुई। इस प्रकार से आप दे सकते हैं। 16 नंबर प्रश्न है कि खिलाफत आंदोलन क्यों हुआ, गांधी जी ने इसका समर्थन क्यों किया। तुर्की का खलीफा जो ऑटोमन राज्य का सुल्तान भी था, संपूर्ण इस्लामी जगत का धर्मगुरु था। पैगंबर के बाद सबसे अधिक प्रतिष्ठा उसी की थी। प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी के साथ तुर्की भी पराजित हुआ। पराजित तुर्की पर विजय मिस्र राष्ट्र के कठोर संधि थोप दी गई। ऑटोमन साम्राज्य को भी खंडित कर दिया गया। खलीफा का और ऑटोमन साम्राज्य के साथ किए गए व्यवहार से भारतीय मुसलमानों में आक्रोश व्याप्त हो गया। वे तुर्की के सुल्तान एवं खलीफा की शक्ति और प्रतिष्ठा की पुनः स्थापना के लिए संघर्ष करने को तैयार हो गए। इसके खिलाफ खिलाफत आंदोलन आरंभ किया गया। 1919 में अली बंधुओं, जिन्हें मोहम्मद अली और शौकत अली ने बम्बई में खिलाफत समिति का गठन किया। आंदोलन चलाने के लिए जगह जगह खिलाफत कमेटियां बनकर तुर्की के साथ किए गए अन्याय के विरुद्ध जनमत तैयार करने का प्रयास किया गया। गांधी जी ने इस आंदोलन को अपना समर्थन देकर हिंदू मुस्लिम एकता स्थापित करने और एक बड़ा सशक्त राज विरोधी आंदोलन आरंभ करने का निर्णय लिया। इसके बाद 17 नंबर प्रश्न है कि अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कैसी हुई, इसके आरंभिक उद्देश्य क्या थे। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत 19वीं सदी के अंतिम चरण में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना माना जाता है। 1883 में इंडियन एसोसिएशन के सचिव आनंद मोहन बोस ने कलकत्ता में नेशनल कॉन्फ्रेंस नामक अखिल भारतीय संगठन का सम्मेलन बुलाया, जिसका उद्देश्य बिखरे हुए राष्ट्रवाद को शक्तियों को एकजुट करना था। परंतु दूसरी तरफ अंग्रेज अधिकारी एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ने इस दिशा में अपने प्रयास शुरू किए। 1884 में भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना की गई। भारतीयों को संवैधानिक मार्ग अपनाने और सरकार के लिए सुरक्षा कवच बनाने के उद्देश्य से ह्यूम ने 28 दिसंबर 1885 को अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की। इसके प्रारंभिक उद्देश्य निम्नलिखित थे। उद्देश्य इसका क्या था, तो इसका उद्देश्य पहला था कि भारत के विभिन्न क्षेत्रों में राष्ट्रीय हित के नाम से जुड़े लोगों के संगठन के बीच एकता की स्थापना करने का प्रयास। इसका जो दूसरा था कि देशवासियों के बीच मित्रता का, सद्भावना का संबंध बढ़ाने कर धर्म, वंश, जाति, प्रांत विद्वेष को समाप्त करना था। 3 नंबर था राष्ट्रीय एकता के विकास एवं सुदृढ़ीकरण के लिए हर संभव प्रयास करना। राजनीतिक तथा सामाजिक प्रश्नों पर भारत के प्रमुख नागरिकों से चर्चा करना एवं उनके संबंधों में प्रमाण का लेखा जोखा तैयार करना भी था। 5 नंबर था कि प्रार्थना पत्रों तथा स्मारक पत्रों द्वारा वायसराय एवं उनकी काउंसिल से सुधारों हेतु प्रयास करना। इस प्रकार कांग्रेस का प्रारंभिक उद्देश्य
शासन में सिर्फ सुधार करना चाहता था। इसके बाद जो अगला प्रश्न है 18 नंबर, भारत में मजदूर आंदोलन के विषय में जो विकास हुआ था उसका वर्णन करें। तो वर्णन करने में 20वीं शताब्दी के आरंभ में भारत में मजदूरों के आंदोलन हुए तथा उनके संगठन बने। श्रमिक आंदोलन को वामपंथियों का सहयोग एवं समर्थन मिला। शोषण के विरुद्ध श्रमिक वर्ग संगठित हुआ। अपनी मांग के लिए उन्होंने हड़ताल का सहारा लिया। प्रथम विश्व युद्ध के पूर्व, इसके दौरान एवं बाद में अनेक हड़तालें हुई। इस तत्पश्चात जो सुचारू रूप से चलाने के लिए मजदूरों ने अपने संगठन बनाए। 1920 में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन का गठन लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में हुई। विभिन्न श्रमिक संगठनों को इससे संबंध किया गया। आगे चलकर यह साम्यवादी भाव के कारण इस संघ में फूट पड़ गई और साम्यवादी विचारधारा से प्रभावित होकर ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन फेडरेशन ट्रेड यूनियन का कांग्रेस गठन किया गया। 1935 में तीनों श्रमिक संघ पुनः एकजुट हुए। तब से वे श्रमिक विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रभाव में मजदूरों के हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। इस प्रकार से देख सकते हैं। अगला जो प्रश्न है ये 19 नंबर, जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग हत्याकांड क्यों हुआ? इसने राष्ट्रीय आंदोलन को कैसे बढ़ावा दिया? भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों पर अंकुश लगाने का उद्देश्य से सरकार ने 1919 में रॉलेट एक्ट, क्रांतिकारी एवं अराजकता का अधिनियम जिसे कहा जाता है, बनाया। इस कानून के अनुसार सरकार किसी भी संदेह के आधार पर गिरफ्तार किसी को भी कर सकती थी, बिना मुकदमा चलाए उसको दंडित कर सकती थी और उसके खिलाफ कोई अपील भी नहीं हो पाती थी। भारतीयों ने इस कानून का कड़ा विरोध किया। इसे काला कानून की संज्ञा दी गई। अमृतसर में एक बहुत बड़ा प्रदर्शन हुआ जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू कर रहे थे। सरकार ने इन दोनों को गिरफ्तार कर अमृतसर से निष्कासित कर दिया। जनरल डायर ने पंजाब में फौज शासन लागू कर आतंक का राज स्थापित कर दिया। पंजाब के लोगों ने अपने प्रिय नेता की गिरफ्तारी तथा सरकार की दमनकारी नीति के खिलाफ 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी मेले के अवसर पर अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक विराट सम्मेलन कर विरोध प्रकट कर रहे थे, जिसके कारण ही जनरल डायर ने निहत्थी जनता पर गोलियां चलवा दी। यह घटना जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना गया। इसके बाद आप लिख सकते हैं कि जलियांवाला बाग की घटना ने पूरे भारत पर आक्रोशित कर दिया। यह जगह जगह विरोध प्रदर्शन हड़ताल हुए। गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर ने इस घटना के विरोध में अपना सर का खिताब वापस लौटाने की घोषणा की। वायसराय की कार्यकारिणी के सदस्य शंकर नारायण ने इस्तीफा दे दिया। गांधी जी ने केसर-ए-हिंद की उपाधि त्याग दी। जलियांवाला बाग हत्याकांड ने राष्ट्रीय आंदोलन में एक नई जान फूंक दी। इस प्रकार से आप 20 में प्रश्न है कि प्रथम विश्व युद्ध के समय भारत का औद्योगिक उत्पादन क्यों बढ़ा? व्याख्या कीजिए। उत्तर में लिख सकते हैं प्रथम विश्व युद्ध के दौरान और उसके बाद भारत की औद्योगिक उत्पादन में काफी तेजी आई, जिसके प्रमुख कारण निम्नलिखित थे। प्रथम कारण था प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन में सैनिक आवश्यकताओं के अनुरूप अधिक सामान बनाए जाने लगे, जिससे मैनचेस्टर में बनने वाले वस्त्र उत्पादन में गिरावट आई। जिससे भारतीय उद्यमियों को अपने बनाए गए वस्त्रों की खपत के लिए देश में ही बहुत बड़ा बाजार मिल गया। इसका दूसरा कारण था कि विश्व युद्ध में लंबा खींचे जाने पर भारतीय उद्योगपतियों ने भी सैनिक की आवश्यकता के लिए सामान बनाकर मुनाफा कमाना आरंभ कर दिया। सैनिकों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए देसी कारखानों में भी सैनिकों के लिए वर्दी, जूते, जूट की बोरियां, टेंट, जीन इत्यादि बनाए जाने लगे, जिससे देसी कारखानों में उत्पादन बढ़ा। तीसरा कारण लिख सकते हैं युद्ध काल में कारखानों में उत्पादन बढ़ाने के अतिरिक्त अनेक नए कारखाने खोले गए। मजदूरों की संख्या में वृद्धि हो गई। फलस्वरूप प्रथम विश्व युद्ध के समय भारत के औद्योगिक उत्पादन में तेजी से वृद्धि हुई। इसके बाद जो अगला प्रश्न अब खत्म हो चुका है। हमने इस वीडियो में आपको टोटल 20 सब्जेक्टिव प्रश्न करवाए हैं। आपको क्या करना है, यदि आपको इस चैनल पर कुछ नए देखने को मिला है जो VBA ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो आपको इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना है और दोस्तों के पास शेयर कर देना है। इसके साथ ही आपको इस वीडियो को लाइक कर देना है। अब बाकी का नेक्स्ट पार्ट 2 में फिर अगले वीडियो में लाएंगे।